का तो वो हर कॉमन है, तो उसको भूल जाओ। टेस्ट में कुछ आंसर्स पे एरर हो गई थी, तो वाला तो मतलब ठीक है, गड़बड़ हो गई थी अपलोडिंग के टाइम पे। तो 3-4 क्वेश्चंस में था। मैम वो हाँ मैम न्यूमेरिकल वाले में ज्यादा थे। हाँ हाँ ठीक है, तो वो तो था ही। तो वो तो करेंगे ही। एंड तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम आगे का स्टडी कर लेते हैं। तो टेल मी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था? मैम रेडियस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तक का कर लिया था। ओके, वहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलो आज मैं तुमको एक वर्कशीट भी सेंड कर दूंगी, सो तुम इससे क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट कर देना। वहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस, वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा वहां। यस आई विल डू इट टुडे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? मैन योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। प्लीज बी लाउडर। हाँ मैम केमिस्ट्री क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगी? क्या क्या? केमिस्ट्री क्लास भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगी? मुझे क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, और विदाउट क्लैरिटी मैं तुमको कुछ कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तो बस मैसेज आया है। बट ये जब लास्ट ईयर ऑफलाइन हुआ था तो ये होता था कि वहीं से जूम पर ही हम लोग क्लास लेते थे और माइक भी यूज करते थे। एंड मतलब ये होता था कि एक ईयरफोन होता था हमारे पास में, तो अगर तुम भी कुछ बोलते थे तो वो भी हमें सुनाई पड़ता था। मतलब अगर तुम घर से क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन मोड पे ले रहे हो, मतलब सपोजिंग यू डोंट वांट टू ट्रैवल, बिकॉज ऑब्वियसली अभी पूरी तरीके से तो फिनिश कहेंगे, कोविड तो नहीं हुआ है। तो अगर नहीं ट्रैवल करना चाहते हो और वो है घर से ही रहना चाहते हो, तो उसका भी एक ऑप्शन होगा। और मतलब यही जूम वहां से लाइव हो जाएगा। और जो लोग आना चाहते हैं, दे वांट लाइक 1-to-1 वाला टच, तो वो लोग आ सकते हैं क्लासरूम में प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ में, 1 सीट पे 1 पर्सन पे ऐसे कर करके, मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग इन अदर नॉर्म्स, तो उस वे में भी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शंस ओपन है। ठीक है, आई थिंक अच्छा 10th वालों का नहीं किया था लास्ट टाइम, लास्ट ईयर ऑफलाइन, बट 11th-12th वालों को किया था। प्रवीण तुम लोग का नहीं हुआ था ना? प्रवीण, योग, तुम लोग का ऑफलाइन नहीं हुआ था ना लास्ट ईयर? नो नो ऑनलाइन ऑनलाइन ही चला था ना? हाँ, 11th-12th का हुआ था यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्लियर है? इज इट फाइन ना? तुम्हारा कंफ्यूजन जो भी था? यस। ओके फाइन, सो लेट्स, एक मिनट, फाइन। चलो फिर तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला पार्ट क्लियर हो गया था। मोर यू लूज स्मॉलर यू बिकम, मोर यू गेन बिगर यू बिकम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया था? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो, केमिस्ट्री कैन नॉट वर्क विदाउट एक्सेप्शंस। मतलब स्पेशली पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक्सेप्शंस आएंगे ही आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस ही तुम गड़बड़ करके आते हो। तो देयर इज एन एक्सेप्शन इन द पीरियोडिक टेबल इन द एटॉमिक रेडियस आल्सो। तो तुम्हें नॉर्मल एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया, लेकिन एक्सेप्शंस जो हैं उनको मैं अलग से दिखा दे रही हूँ। क्यों लिखा दे रही हूँ? ताकि atomic radius, why I'm making you write the exceptions in the different group, because तुम जब नोट्स में ऐसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये चीजों पे मुझे फोकस करना है। तो जनरली यहीं पे मिस्टेक ज्यादा होती है, इसको ध्यान देना। सबसे पहला जो एक्सेप्शन आता है वो ये आता है, along the period, along the period। ठीक है, along the period। So generally when you go along the period, what happens to atomic radius? एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बढ़ जाता है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने जब भी तुमको एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था या एग्जाम्पल्स क्लास में कुछ कराए थे, या तुमने भी अपनी प्रैक्टिस में एग्जाम्पल्स किए होंगे, तुमने देखा होगा कि कभी भी कहीं पे भी किसी भी एग्जाम्पल में इनर्ट गैसेस नहीं आ रही होंगी। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिला तुमको जब मैंने तुमको बोला था स्कूल बुक से वगैरह से रिवाइज कर लो? कभी भी कोई भी तुमको ग्रुप 18 एलिमेंट मिला था?
स्कूल में भी बेटा हो गया होगा, तो कभी तुमको मिला, कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिला होगा जनरली। बट अगर सपोजिंग, क्योंकि आईआईटी है, एडवांस लेवल पे हो सकता है ग्रुप 18 एलिमेंट को भी वो लोग कंसिडर कर ले। हम लोग मतलब एकदम लास्ट मोमेंट के लिए तैयार है। अच्छा टेल मी, तुम लोग के स्कूल में क्या चल रहा है इस टाइम पर? विच चैप्टर? पीरियोडिक फिनिश हो गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक खत्म हो चुका है और अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक फिनिश हो गया? यस मैम, पीरियोडिक भी करा दिया, रिडॉक्स भी बहुत जल्दी पढ़ाते हैं। हम हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया गया पीरियोडिक, हम स्किप कर दिया चैप्टर। अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रुप 18 एलिमेंट अगर इंक्लूड हो जाता है तो जनरली क्या बोलोगे? जैसे मैंने अगर ले लिया फॉर एग्जांपल तुमसे, मैंने बोला तुम मुझे बताओ कि क्लोरीन बड़ा होगा या आर्गन बड़ा होगा। तो जिस बच्चे को एक्सेप्शंस नहीं पता है वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? क्लोरीन बड़ा नंबर होगा। ऑफ, वो क्या बोलेगा? यस, वो यही बोलेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन विल बी व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर ना। सो क्लोरीन का कम lesser होगा और होगा। आर्गन का बड़ा होगा, यही बोलोगे? यस मैम। ठीक है, तो तुम ये बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे रिलेशनशिप लिखी है हम मैंने। एटॉमिक रेडियस क्लोरीन का ज्यादा बड़ा होगा। यस, बट यहीं पर तुम गड़बड़ कर दोगे। एक्चुअल में एटॉमिक रेडियस ऑफ आर्गन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। इसी चीज को अगर तुम सपोजिंग किसी और पीरियड के लिए करना चाहते हो, सपोजिंग सेकेंड पीरियड के लिए कर लेते हैं, तो फ्लोरीन होगा और आर्गन, सॉरी क्या होगा, नियॉन होगा। तो इसमें भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से जाते हैं तो हम बोलेंगे नियॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। बट एटॉमिक रेडियस के लिए अगर जब हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? नियॉन का एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस थिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, वो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो तुम्हें याद होगा मैंने तुमको टाइप्स ऑफ रेडियस पढ़ाए थे। वॉन डर वाल्स फोर्स। यस मैम। टाइप्स ऑफ रेडियस पढ़े थे। यस मैम। तो क्लोरीन के लिए या फिर हैलोजेंस के लिए, मतलब हैलोजेंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं? हैलोजेंस मींस ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक? मोनोएटॉमिक। हैलोजेंस बेटा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? डायटॉमिक मींस दो एटम्स एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जब रेडियस निकालते हैं तो कौन सा रेडियस निकालेंगे? कौन सा टाइप ऑफ रेडियस निकालते हैं? कोवेलेंट रेडियस। Yes, we are going to calculate the covalent radius. And do you remember covalent radius में क्या होता था? Is it equal to the actual radius या फिर? Yes. So covalent radius used to become slightly smaller than the actual radius, क्योंकि यहाँ overlapping आ जाती थी। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोएटॉमिक स्पीशीज के लिए हम लोग दो तरीके के रेडियस यूज करते हैं। अगर वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग कौन सा रेडियस यूज करते थे? मेटालिक रेडियस। और अगर वो हमारे इनर्ट गैसेस होते थे तो इनर्ट गैसेस का मतलब देयर विल बी मोर स्पेस इन बिटवीन देम, तो इनके यहाँ पे हम कौन सा रेडियस यूज करेंगे? Van der Waals radius. Now what is the reason for Van der Waals radius? इसमें क्या होता था? It becomes greater than the actual radius. यस मैम। ठीक है, सो नाउ मेक अ नोट एंड जस्ट चेक इट। ऑल्दो अगर सिर्फ देखो अभी ऑक्सीजन का कम क्यों होता है फ्लोरीन से? क्योंकि यहाँ पर भी कोवेलेंट रेडियस चल रहा है, यहाँ पे भी कोवेलेंट रेडियस चल रहा है। नाइट्रोजन का कम क्यों, ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि इन सब में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रेडियस की बात चल रही होती है। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स द डोमिनेटिंग फैक्टर। डोंट यू थिंक सो? Which is the dominating factor over here? तीन फैक्टर्स होते हैं ना काम करने में। एक होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और लास्ट में भी हम करने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तीन फैक्टर्स काम करते हैं ना जो डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस को। व्हेन यू मूव अलोंग द ग्रुप, व्हिच इज द डोमिनेटिंग फैक्टर? नंबर ऑफ ऑर्बिट। Here what happens? Number of orbit is same. So who becomes the dominating factor? Who becomes the dominating factor? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Yes, effective nuclear charge. But in this case what happens? Because the
the radius is different. इस केस में देखो यहाँ पे halogens है और यहाँ पे कोई भी inert gas ले लो, तो उस केस में क्या हो गया, the type of orbit is different, sorry the type of radius is different. तो यहाँ पर खुद ही देखो, तुमने already किया था, which radius is greater, which radius is greater, Van der Waals Van der Waals radius is greater or covalent radius is greater? Van der Waals radius is greater than covalent. Yes. So despite group 18 elements have more effective nuclear charge than their respective उसी के मतलब पीरियड वाले हैलोजन से थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, लेकिन उसका एटॉमिक रेडियस उसके पड़ोसी हैलोजन से कम हो जाता है। उसका रीजन क्या है? हैलोजन के लिए यू यूज वैन डर वाल्स रेडियस एंड उसके लिए वी यूज हैलोजन के लिए यू यूज कोवेलेंट एंड फॉर इनर्ट गैसेस यू यूज वैन डर वाल्स रेडियस। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस? Yes, कोई ma'am. भी बच्चा गड़बड़ करके आ Yes, सकता है, लेकिन तुम तो नहीं करोगे ना आप। ये कभी कभी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल तुमने एटॉमिक रेडियस के 100 क्वेश्चंस लगाए ना किसी बुक से, तो शायद ही 2-4 क्वेश्चन, मतलब 3% 2% ही ऐसे क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर 2% या 3% में हमारा लक खराब हो और ऐसा आ जाए तो हम तो सही करके आएंगे ना आप। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। ओके, सो डिस्पाइट ऑफ हायर effective nuclear charge in inert gases have higher atomic radius than their neighboring halogen of the same period। लेकिन ये कब के लिए वैलिड है? जब सेम पड़ोसी है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होगा तो ऑब्वियसली बड़ा छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई डज इट हैपन, बिकॉज फॉर हैलोजेंस यू टेक what do you calculate for halogens? Covalent radius. Yes, for halogens covalent radius is calculated. For inert gases what radius is calculated? Van der Waals radius. Van der Waals radius is calculated. And which radius is greater? Van der Waals. Van der Waals Van der radius Waals is radius. greater. तो अगर ये तुमको 1 मार्क नहीं, 1 मार्क में तो नहीं आएगा, 2 मार्क में, 3 मार्क में गिव रीजंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम लिख पाओगे? Yes, Yes, ma'am. अब लिख पाओगे। और अगर तुमसे बोला जाए, ठीक है, will you write it in your own language now? Will you be able to write it Yes, in your ma'am. own language? Yes, ma'am. Yes. Now supposing if I ask you to arrange the second period elements जो कि है lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine and then neon to in the increasing order of atomic radius, so how will you do it? How will you do it? कैसे करोगे? ये फिर ये इससे छोटा, 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 और यहाँ पे साइन क्या हो जाना है? उल्टा। Can you get it? Yes. Can you get it? Why? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तक सही चलेगा, फिर कौन आएगा? नियॉन एंड देन क्लोरीन। कैन यू फॉलो दिस ऑर्डर? मैम नियॉन का रेडियस लिथियम से बड़ा नहीं होगा? क्या? नियॉन का रेडियस लिथियम से बड़ा नहीं होगा? लिथियम बेरिलियम किससे बड़ा? मैम ये लिथियम बेरिलियम बोरॉन ये सब नहीं, इतना बड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा है। इसका 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, सिर्फ इतना बड़ा होता है कि अपने पड़ोसी को कम कर देता है। ओके, एक एटम तक ही इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए मैंने पूरा ऑर्डर लिखाया, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही फर्क पड़ता है। ओके, देखो लिथियम के लिए क्या यूज करोगे? विच टाइप ऑफ रेडियस? लिथियम के लिए कौन सा Metallic टाइप? radius. metallic radius. Metallic radius is approximately equal to the actual radius. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो वो एक्चुअल के बराबर है और धीरे धीरे रेडियस कम होता जा रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वैन डर वाल्स रेडियस आने से बहुत ज्यादा गैप बढ़ जाता है। ओके, तो ये इतना नहीं बड़ा होगा, ये मत सोचना। कैन यू गेट इट नाउ?
Yes, ma'am. एकदम बिल्कुल ही बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, बहुत हल्का सा बड़ा होता है कि अपने पड़ोसी को परेशान कर देता है। डिड यू फॉलो नाउ? It में वंडरफुल रेडियस तो एक्चुअल रेडियस से बड़ा होता है। हाँ तो बेटा इतना बड़ा भी थोड़ी ना हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो हाई है, मेड फैक्टर तो वो है ना, Yes मैम। डोमिनेटिंग फैक्टर तो वो है। इतना इतना बड़ा था कि पड़ोसी से बड़ा हो गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लिथियम से बड़ा हो जाएगा। Yes मैम। समझा भी? ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसीलिए मैंने ऐसे लिखवाया स्पेशली एक्सक्यूज मी एग्जाम्पल। मैम, यस, मैम वैंडरवॉल के केसेस में मैम मतलब ओवरलैपिंग होगी मैम दोनों शेल्स के बीच में? वैन डर वाल्स के बेसिस में कहाँ होती है, कोवेलेंट में होती है ना। क्या कर रहे हो? गैस का मतलब क्या होता है? मैम लूजली क्योंकि पैक्ड। मैम मेटल्स के केस में मैम जस्ट मैम टच करके निकल जाता है मैम, और हाँ। अगर गैप होगा मैम हम्म। एक्चुअल रेडियस से तो मैम फिर बड़ा ही हो जाएगा ना मैम। हाँ तो वैन डर वाल्स बड़ा होता है, हमने कब कहा वैन डर वाल्स बड़ा होता है एक्चुअल से? यही तो लिखा है, देखो। मैम फिर मैम लिथियम छोटा होना चाहिए मैम फिर। अरे भाई तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगाओगे क्या? एक ही फैक्टर दिमाग में लेके चलोगे क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर मैम चार्ज तो की वजह से इफेक्टिव छोटा न्यूक्लियर हो चार्ज गया। का मैम यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे मैम क्या? कैसे काम आ रहा है मैम, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैम कैसे अब काम कर तुम्हारी रहा है? पिटाई हो जाएगी। तुम मैम ये इफेक्टिव नहीं समझ में आ न्यूक्लियर रहा मैम। चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने कब बोला था? वो फॉर्मूला कब लगाना है? हर जगह नहीं मैम लगा सकते। अक्रॉस द पीरियड लगाना है मैम। नहीं लगाना है अक्रॉस द पीरियड। आई टोल्ड यू, दो कंडीशंस पे लगाना है, या तो लिथियम और लिथियम का आयन हो, मतलब सेम स्पीशी हो, पेरेंट हो और उसका आयन हो, तब लगाना है, या फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लगाना है। ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे तो कोई फर्क ही नहीं दिखेगा, 1 1 1 1 दिखेगा। हर जगह नहीं यस मैम, लगाना है उसको, मैंने लिखवाई थी कंडीशंस, यस याद मैम, करो। तो यस यहाँ मैम, यस तुम्हारे लिए वो वैलिड नहीं है, बस बस यहाँ पर वो फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, वो तुम्हें यहाँ से देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यस मैम, हम नंबर ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर आउटर चार्ज मोस्ट की शेल में वजह से वो भी बढ़ना एटॉमिक ही है। रेडियस छोटा हो रहा है। यस मैम, यस मैम, छोटा हुआ। अब इतना छोटा और बट यहाँ पर क्योंकि कोवेलेंट ले रहे थे और यहाँ वैन डर वाल्स ले रहे थे, तो इन पड़ोसियों में डिफरेंस आ गया। समझा अभी मेरी बात? यस मैम, यहाँ यस मैम, मेटालिक ले रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उतना नहीं है, बट पड़ोसी के बराबर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, नाउ इज इट फाइन? यस मैम, और यस मैम, एक्चुअली क्या होता है, देखो, जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स तो खैर केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टूल होता है बेसिकली। तो जो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। पहले न्यूटन ने अपने ऊपर सर पे एप्पल को गिरते हुए ऑब्जर्व किया था, फिर थ्योरी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? कि यस मैम। पहले थ्योरी बनाई थी फिर ऑब्जर्व किया था? उल्टा। हम पहले ऑब्जर्व किया था फिर थ्योरी यस, बनाई तो थी। ऐसे ही जब हम लोगों के एटॉमिक जब हमने एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज को कैलकुलेट किया, तो हमें दिखा कि अलोंग द पीरियड मूव करने पे वो छोटी होती जा रही हैं। ठीक है, तो हमने फिर थ्योरी बनानी स्टार्ट करी कि क्यों छोटी हो रही, ताकि हमें लर्न ना करना पड़े, उसका रीजन होना चाहिए, तब हमने थ्योरी बनानी स्टार्ट करी ना। फिर वहां पे देखा यहाँ पे हमारी थ्योरी फेल हो रही है, तो फिर सोचा गया कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों थ्योरी फेल हो रही है, तो फिर से उन्होंने उस वे में उसको देखा। ठीक है, कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम, ठीक है, तो फिजिक्स तो फिर भी इसलिए समझ में आ जाती है क्योंकि तुम उसको डे टू डे लाइफ में देख रहे होते हो। लाइक जब तक इलेक्ट्रोस्टैट्स ये सब नहीं आ रहा है, तब भी तुम डे टू डे लाइफ में देख रहे होते हो कि वो जा रही है कार, तो ऐसा होगा, प्रोजेक्टाइल को बॉल फेंक के, तो ऑब्जर्व करने में इजी जाता है। बट केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में देखते नहीं है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत आ जाती है। बट नाउ इज दैट रीजन क्लियर? यस मैम। ठीक है, बात करें आगे। तो टेल मी थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को खुद से अरेंज करो जरा। कर लोगे ना अभी? क्या लिखोगे? Yes, ma'am. सोडियम, फिर मैग्नीशियम,
फिर क्या Sodium, एल्यूमिनियम, यहाँ तक तो नॉर्मल aluminium, चलेगा, ठीक है। फिर सिलिका, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, क्योंकि यहाँ पे वही मेटालिक बड़ा होता है, कोवलेंट छोटा होता है, तो वही चीज चलती चली जा रही है। और उसके बाद में क्या आएगा, सल्फर के बाद आना चाहिए क्लोरीन, लेकिन क्या हो जाएगा, argon and then आर्गन एंड देन क्लोरीन। तो ये ऑर्डर क्यों डिफर किया, रीजन समझ में आ गया? yes, ठीक है। वैसे जनरली नोबल गैसेस क्वेश्चंस में मतलब अभी जो मार्केट ट्रेंड है बुक्स वगैरह में, तो उनमें ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, बट अगर पूछा जाता है तो कर लोगे ना आप? कर लोगे ना? यस मैम। सो टेल मी, हु Yes, विल बी हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? किसका लार्जेस्ट होगा? ये कराया था मैंने, मैम सीजियम। सीजियम, या फिर ये करवाया था, Francium or लिखवाया था? cesium? डिड आई टेल Yes, यू ma'am. अबाउट? Yes, ठीक है। ma'am. एंड हु विल हैव द स्मॉलेस्ट वन? Hydrogen. Which one? fluorine, हाँ, वैसे हीलियम का होना चाहिए था, लेकिन हीलियम में वैन डर वाल्स, यहाँ पे कोवलेंट, तो इसकी वजह से हु विल हैव द स्मॉलेस्ट वन? उसका पड़ोसी। hydrogen, तो हीलियम का हीलियम। पड़ोसी किसका है? हाइड्रोजन। यस, और यहाँ पे सीजियम, डिपेंडिंग अपॉन द केस, और फ्रेंड्स। कैन यू गेट इट नाउ? yes, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा एक्सेप्शन इस पूरे, हाँ सॉरी, प्लीज बी लाउडर, प्लीज बी लाउडर। ठीक है, नहीं कुछ है तो फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो एटॉमिक रेडियस में सबसे बड़ा जो एक बहुत ही बड़ा, हम 1 सेकंड पिछली वाली स्लाइड लगा दीजिए। यस मैम। ठीक है। यस मैम, थैंक यू। चलो आगे करते हैं। तो अब देखो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है एटॉमिक रेडियस में, एफ व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप। एक तो मैंने तुमको अलोंग द पीरियड का एक्सेप्शन सिखाया जो यहाँ पर था। अब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप। सो व्हेन यू मूव अलोंग द ग्रुप, ठीक है, और ये आता है ग्रुप 13 में, सिर्फ ग्रुप 13 में आता है, बाकी जगह ये काम नहीं करता, ठीक है। सो ग्रुप 13 में आने का मतलब क्या है, देखो क्या है। सो देखो ग्रुप 13 में क्या होता है, जैसे हम लोग जनरली अगर हम ग्रुप 2 की बात करें या ग्रुप 1 की बात करें, तो जैसे मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो क्या होता है, पहला तो ग्रुप इसमें जगह खाली होती है, फिर आता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अब कैल्शियम के बाद से टर्निंग पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। टर्निंग पॉइंट क्या बढ़ता है, कैल्शियम के बाद में आता है स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। एंड कॉपर जिंक के बाद में कौन आता है, हु कम्स गैलियम। नेक्स्ट? गैलियम, ठीक है। दिस इज कमिंग ओवर हियर। सो दिस इज ग्रुप 13। ग्रुप 13 में पहले तो कोई नहीं होगा, फिर बोरॉन होगा, फिर गैलियम होगा, फिर इंडियम होगा, और फिर थैलियम होगा। रेडियो एक्टिव को नहीं पढ़ते। तो ऐसे ही दिस इज योर 3D सीरीज। सिमिलरली इसके नीचे कौन लाई करेगा, सॉरी 4D सीरीज लाई करेगी, yes, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले तो आएंगे कौन, पहले तो कौन लैंथेनाइट्स। आएंगे 4F 4 एलिमेंट्स, FC, लैंथेनाइट्स, एंड देन यहाँ से यहाँ तक आएगी 5D 5DC, okay. Now if you can recall, I told you what are the factors which determine the atomic radius. Factors found the determining group, the atomic radius. तो क्या factors number of determine orbits करते थे? and पहला तो था कि number of orbit, Number of principal quantum number. दूसरा क्या define करता था, nuclear effective न्यूक्लियर चार्ज। जब ऊपर वाला फेल हो जाता था तब ये। और अब मैं थर्ड वाले को इंट्रोड्यूस करूंगी, दैट इज योर screening or स्क्रीनिंग shielding इफेक्ट, effect. ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जब पढ़ाया था तब मैंने ये भी बताया था कि किसकी स्क्रीनिंग सबसे इफेक्टिव होती है, एस ब्लॉक की, फिर पी की, और डी की, एंड देन एफ की। एंड आई टोल्ड यू, यस, सो जो डी और एफ होता है ना, उसकी जो स्क्रीनिंग होती है वो नेग्लेजिबल होती है, ठीक है। अब तुम अपने पैकेज में जाओगे तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होंगे, लेकिन अभी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। वैसे भी हम लोग स्लो चल रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स वैसे आते भी नहीं है, बट
समझना चाहो तो तुम उससे समझ सकते हो। सम टाइम इन फ्यूचर व्हेन यू विल फिनिश योर 11th एंड 12th सिलेबस, और जब हम जेई एडवांस की क्लासेस कर रहे होंगे तब हम इस पॉइंट को लेके आ जाएंगे। तो जेड इफेक्टिव को मैं ऐसे बोल रही हूँ और स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं साई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जेड इफेक्टिव कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? Attractive. अट्रैक्टिव। और ये कैसा फोर्स होता है? रिपल्सिव। अब नेट फोर्स अगर लगाने की बात करी जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? Z माइनस सिग्मा होगा कि नहीं होगा? अब इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स या स्क्रीनिंग इफेक्ट? अट्रैक्टिव होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन, हाँ, इफेक्ट ज्यादा ये होता है तभी तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करके रहता है। अगर रिपल्सिव ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन भाग जाता कहीं। कैन यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस, अभी तक मैंने तुम्हें बताया था एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसीडर करें तो विल आई राइट लाइक दिस और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो डी एंड एफ क्या करते हैं, कैसी शील्डिंग करते हैं? निग्लेजिबल शील्डिंग करते हैं। क्यों करते हैं निग्लेजिबल शील्डिंग? बिकॉज पहले NS आता है और NP आता है और इनके बीच में आते हैं N-2F या फिर N-1D। तो एक्चुअल में क्या होता है, जितना एक्सपेंशन होना होता है वो जो आउटर मोस्ट के S और P सबशेल होते हैं वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इनके आने से बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, तो तुम क्या करो, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि लाइक तुम्हें खिलाते जाए तो खिलाते जाए तो तुम्हारी ग्रोथ क्या उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती जाती है? What do you think? मतलब if you are going to eat in a proper diet, it will be directly proportional to your growth. But is it always directly proportional कि उसके या फिर एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाता है? नहीं समझे? एक टाइम बाद सैचुरेशन आ जाता है, हम Yes, रुक जाते ठीक है। हैं ग्रोथ। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि पहले आते हैं S और P के इलेक्ट्रॉन्स जो इतनी सफिशिएंट रिपल्शन क्रिएट कर देते हैं कि जो D और F के इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं ना वो आकर के सिर्फ नाम के लिए आते हैं। रिपल्शन ऑलरेडी इतना ज्यादा क्रिएटेड होता है कि उनके आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाते हैं अंदर के शेल में, लेकिन रिपल्शन में कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए हम बोल रहे हैं निग्लेजिबल शील्ड। कैन यू गेट माई पॉइंट? एक तो आते भी अंदर की तरफ है, अंदर के शेल में आते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ जाता है। तो इन डी और एफ के इलेक्ट्रॉन से आने से स्क्रीनिंग इफेक्ट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैन यू फॉलो दिस नाउ? Yes, ma'am. शैल आई प्रोसीड? Yes, ma'am. तो देखो क्या है, यहाँ तक जब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो कहाँ इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहे होते हैं? एस सबशेल में। एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहे होंगे, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या रहेगा? इफेक्टिव और इनइफेक्टिव? इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब पहली बार first time in the periodic table 3D electrons come into existence. So these 3D electrons, like that is from calcium to zinc, the atomic number increases continuously. Now if there is an increase in atomic number, what is happening to Z effective? Increasing. Yes, Z effective is continuously increasing. But जो extra electron है वो कहाँ पे entry कर रहा है? कहाँ पे कर रहा है? Ma'am, same orbit. Where it is entering? Which subshell? 3D. And what happens to screening over here? Shielding or screening? Ineffective. This will be negligible shielding. Negligible shielding. मतलब ये तो काम कर ही नहीं रहा है। पहले एक तो कौन? Who is a dominating factor over here from scandium to this thing? Who is a dominating factor? Z effect. Is a dominating factor. दोनों फैक्टर्स थे बट डोमिनेटिंग कौन है? Z इफेक्टिव। अगर Z इफेक्टिव डोमिनेट करेगा तो Z इफेक्टिव किस टाइप का फोर्स है? Attractive. Attractive. And if it is an attractive force, what will happen to atomic radius? Decrease.
डिक्रीजेस, ठीक है। देखो बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जितना Z इफेक्टिव डिक्रीज लाता है उतना ही इलेक्ट्रॉन S या P सबशेल में होता है, उतना ही उसको इंक्रीज भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ इंक्रीज काम कर ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है, डिक्रीज काम कर रहा है। और इस रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हाट हैपेंस, अगर हम ग्रुप 2 एलिमेंट की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 एलिमेंट के लिए व्हाट विल बी द एटॉमिक रेडियस, पहले बेरिलियम छोटा, फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम एंड देन रेडियम। ऐसे आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, ये थर्ड को कर रहा है, ये फोर्थ को कर रहा है, ये फिफ्थ को कर रहा है, ये सिक्स्थ को कर रहा है, ये चाहो तो सेवेंथ को कर रहा है। लेकिन वही चीज जब हम ग्रुप 13 के लिए करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट आता है बोरॉन। बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम होता है, लेकिन गैलियम एल्यूमिनियम से थोड़ा छोटा आ जाता है। होना चाहिए ना बड़ा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2p1, इसको लिखोगे 3p1, इसको लिखोगे 4p1. There is an addition of an extra energy level or not? Yes, ma'am. So Yes, addition of extra orbit increases the radius of the orbit or not? Yes. So if there should be an increase in the radius, but जितना increase आया था वो क्या हुआ, because यहाँ पर effective nuclear charge काम करता रहा और shielding ने काम नहीं किया, इसके सो जाने से क्या हुआ, contraction आ गया. There is contraction and there is no expansion coming out. So what happens? Aluminium and gallium are of approximately same size, or to be very precise, if you want to say gallium becomes slightly smaller than aluminium. और ये किसकी वजह से हुआ? Why does this happen? This is called as which elements? 21 Transition element. Transition element. The transition element causing ineffective shielding creates only contraction in the orbit and no expansion. So this is called as transition contraction. Transition contraction. Okay. Gallium Gallium is, के बाद सारे एलिमेंट्स में होगा फिर? yes, smaller than aluminium. What is the reason for this? अगर एक लाइन में रीजन पूछा जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो तुम लिख सकते हो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड यू कैन लीव इट. बट अगर 2 या 3 मार्क्स में आता है तो तुम्हें प्रॉपर लिखना पड़ेगा दैट बिफोर गैलियम, ठीक है, गिव रीजन. सो बिफोर गैलियम इलेक्ट्रॉन एंटर्स 3D सबशेल, and ये मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ. 3D subshell means ineffective what? Ineffective shielding, and but continuous increase in Z effective. yes. And if there is continuous increase in Z effective, that means Z effective is which type of force? Attractive. Attractive force, which causes कॉन्ट्रैक्शन. कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका साइज छोटा होता जाता है, मतलब स्कैंडिनियम से छोटा, वैनेडियम का, फिर टाइटेनियम का, ऐसे छोटे छोटे होते होते क्या हो जाता है, गैलियम तक आते आते इसका रेडियस एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है. कैन यू फॉलो? यस मैम. ठीक है. अब क्या हुआ, इंडियम की बात करते हैं. तो इंडियम में देखो ऑलरेडी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जितना आना था वो इसकी वजह से आ गया. अब सही वही प्रिंसिपल इनके ऊपर भी काम करेगा. तो गैलियम से इंडियम के ऊपर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और गैलियम जो होता है इंडियम से थोड़ा सा, सॉरी, इंडियम जो होता है वो गैलियम से थोड़ा सा बड़ा ही आता है. ठीक है, ये बड़ा ही आता है. लेकिन अगर तुम उस चीज को देखो, मतलब तुम्हारे जो भी तुम्हारे स्कूल की बुक है ना उसमें डेटा दिया हुआ है, तुम उसको देख लेना और यहाँ पे देखना. तो जैसे अगर ये जो इंक्रीज है यहाँ पे, मतलब जब हम 4th पीरियड से 5th पीरियड में जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में, सपोजिंग जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये 200 पिकोमीटर्स दिखाया हुआ है और इसका लिखा है 400 पिकोमीटर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर 100 पिकोमीटर्स है तो ये कितना होगा, 105 पिकोमीटर्स. मतलब इंक्रीज तो हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा?
बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, रीजन बताओ। Because of Zephyr. Yes, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा तो यहाँ पे भी अपना असर दिखाएगा, उतना ज्यादा नहीं दिखा पाएगा जितना पहली बार में आया था। पहली बार में जब 3D सीरीज आई थी तो बहुत ज्यादा असर दिखा दिया था, एंड इसी वजह से गैलियम बेचारा छोटा हो गया था, एल्यूमिनियम बड़ा हो गया था, तो असर अब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि निग्लेक्ट हो गया। नाउ इज इट फाइन? ट्रांजिशन सॉरी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। yes there it will work but not too much effectively जैसा कि यहाँ काम किया था। can you follow? यस जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कैल्शियम और स्ट्रैंशियम में डबल का इंक्रीज आ रहा होगा, तो इसमें निग्लेजिबल इंक्रीज आ रहा होगा। इनके रेडियस में 10 पिकोमीटर्स या 5 पिकोमीटर्स का ही इंक्रीज दिख रहा होगा। कैन यू गेट इट नाउ? दिस इंक्रीज विल बी नेग्लेजिबल। ठीक है, अब फिर इंडियम पे आ जाते हैं। तो इंडियम इसका नेक्स्ट मेंबर है, नेक्स्ट फैमिली मेंबर है। सॉरी, इंडियम के बाद थैलियम पे आ जाते हैं। तो थैलियम 6th पीरियड को बिलोंग करता है। अब 6th पीरियड का मतलब क्या हो गया? 6th पीरियड का मतलब क्या हो गया? 4f एलिमेंट्स, 4f एलिमेंट्स, 4f के 14 और 5d के 10। तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, Yes, ma'am. but electron is entering in which subshell? F plus. Which causes shielding or does not cause shielding? Negligible shielding. So again, who will dominate? ZF will dominate. Who will dominate? Yes, tell Z me who will effective. dominate? Z effective again dominates, and if it is dominates, it causes what? If it dominates, it causes what? Decrease in atomic radius. Fraction. Yes, it causes contraction. So again, what will happen? Thallium जो है वो, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ 10 एलिमेंट्स का डिक्रीज आता था, यहाँ पे 14 प्लस 10 एलिमेंट्स का डिक्रीज आ रहा है। तो डोंट यू थिंक दिस डिक्रीज विल बी मोर एफिशिएंट? 24 एलिमेंट्स का और 10 एलिमेंट्स का डिक्रीज, ज्यादा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Yes. Yes, ma'am. Again, that will work out, and because of this particular decrease, what will happen? अभी थैलियम को आइडियली देखा जाए तो क्या होना चाहिए था? इंडियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ दिस इट विल डिक्रीज। ओके, एंड ये किसकी वजह से आया? 4f सीरीज की वजह से फिर से डिक्रीज आया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर क्या आ जाता है? ये फिर बड़ा हो जाता है, ये फिर छोटा हो जाता है। तो इस वाली डिक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? 4f सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? Lanthanide contraction. Yes, so this is called as lanthanide contraction. Can you follow? Yes. ठीक है, so again if someone asks you कि indium is larger than thallium, what is the reason? one word में आएगा तो तुम क्या लिखोगे? मल्टीपल ऑप्शन में आया तो तुम सिंपल लिख देना lanthanide contraction, और अगर वैसे आया 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन करने को आया तो लिख पाओगे? लिख पाओगे? Shall I leave it to you? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव शील्डिंग आएगी, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो अपना काम कर रहा है। ओके, वो नहीं Yes, कर रहा है, sir. लेकिन हाँ, अभी आपने क्या बताया? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। किस चीज ने क्या बताया था? मैं आपने क्या बताया? मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। 4f इलेक्ट्रॉन आने की वजह से फिर से कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 4f सीरीज को लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं ना। यस मैम। ठीक है, इसलिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। अब सही है मैम ऐसे ही मैम एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होगी। बेटा, मैंने पहली बार जब एंट्री मारते हैं तब फर्क ज्यादा पड़ता है ना, जैसे 3D के पहली बार आने से फर्क ज्यादा पड़ा था। यस मैम। 4D पे आया बट उतना ज्यादा नहीं आया। ठीक है, 5D पे 4f के आने से फिर फर्क पड़ा, यस 5f के आने पे उतना ज्यादा नहीं पड़े। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन s और p में जाना स्टार्ट कर देता है, तो एक्सपेंशन फिर आने लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग फिर काम करने लगती है, तो वो सफिशिएंट एक्सपेंशन लेके चली आती है।
फर्स्ट टाइम आने पे फर्क ज्यादा पड़ता है। गेटिंग इट नाउ? Yes, ma'am. ओके, सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अब क्लियर हुआ? मैम ग्रुप 3 में भी कॉन्ट्रैक्शन आता है क्या? क्या? ग्रुप 3 में मैम वो हैफनियम जर्कोनियम उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है? वो हाँ हम बाद में करेंगे, बट Okay. ये वाला क्लियर हुआ? हाँ यस मैम। ठीक है, इज इट फाइन फॉर नाउ? यस मैम। ठीक है, तो एक को बोलेंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एक को बोलेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कब किसको क्या बोलेंगे अभी क्लियर है? Yes, ma'am. तो बोरॉन, अगर ग्रुप 13 का प्रॉपरली ऑर्डर लिखने को बोला जाएगा तो क्या लिखोगे? बोरॉन, देन गैलियम, ऑल्दो इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड बट स्टिल गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन व्हाट? Thallium एंड देन इंडियम। बट एक्चुअली ये कह सकते हो ये दोनों लगभग मतलब सेम के ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो इसको तुम ऐसे ही लिख सकते हो, इंडियम एंड देन थैलियम। बट जैसे यहाँ पर हमें जो इंक्रीज दिखती है जब हम बेरियम और रेडियम को कंपेयर करते हैं या स्ट्रोंशियम या बेरियम को कंपेयर करते हैं, तो जो इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा दिखती है, उतनी सफिशिएंट इंक्रीज अपने को यहाँ पर नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? इतनी अच्छी इंक्रीज क्यों नहीं दिखती है यहाँ पर? Why there is no effective increase? Why don't you get an effective increase? From lanthanide contraction. Yes, so there is again negligible increase. Can you get it till here? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये ऑर्डर उल्टा हो गया, ये याद रखोगे। अब गड़बड़ तो नहीं करके आओगे टेस्ट में? मैम इंडियम और थैलियम में भी तो होना चाहिए। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होता है वो सिक्स पीरियड मतलब 36 टाइम्स इंक्रीज कर चुका होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नहीं होता है। तो मतलब कह सकते हो इंडियम और थैलियम ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, या फिर कह लो कि इफेक्टिव इंक्रीज नहीं देते हैं, नेग्लेजिबल इंक्रीज देते हैं। अगर ये 106 पिकोमीटर है तो ये 107 ही रह जाता है। समझा मेरी बात? यस ठीक है, और यहाँ पर अगर ये देखोगे ये 200 है, तुम्हारी बुक में डेटा होगा, तुम डेटा कंपेयर करना, ये 400 होगा तो ये 800 हो जाएगा। कैन यू फॉलो ना? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज बस बताना है। अब फिर से अगर तुम यही चीज बोलोगे ग्रुप 14 में भी होगी, तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो फिर से एलिमेंट कहाँ एंट्री मार जाएगा? एलिमेंट ग्रुप 14 में 4F. तो P2 में एंट्री मारेगा कि नहीं? Yes, मैम P2 में जाएगा और यस, तो वहां P इलेक्ट्रॉन विल डू सफिशिएंट शील्डिंग और इनसफिशिएंट शील्डिंग? सफिशिएंट शील्डिंग। Sufficient P2 में shielding. मैम इफेक्टिव होता है। यस, तो वहां पे फिर से साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती है। बस इतनी प्रॉब्लम ये आती है कि जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतनी ज्यादा इंक्रीज अपने को देखने में नहीं मिलती है। कैन यू गेट इट? एक्सपेक्टेड इंक्रीज नहीं Yes. दिखती है, थोड़ा सा इफेक्ट रहता है उसके ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। फाइन नाउ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैम इंडियम और थैलियम की नेग्लिजिबल इंक्रीज का रीजन फिर से बता दीजिए। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 4f के इलेक्ट्रॉन्स पहली बार एंट्री मारते हैं, पहली बार एंट्री मारते हैं, तो उसकी वजह से डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, चलो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम बोरॉन, मतलब तुम्हारी बुक में वैसे तुम्हें डेटा दिया होगा, तुम उससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, बट फॉर कि तुम्हारे को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ही बता देती हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोरॉन की बात करें, तो बोरॉन का जो कहाँ गया, 1 मिनट, बोरॉन का जो एटॉमिक रेडियस होता है दैट कम्स आउट टू बी नियरली, मैं मतलब एक सोर्स से लेकर के दे रही हूँ। ठीक है, तो ये सोर्सेस कभी कभी डिफर भी कर जाते हैं, तो इसलिए वो मत करना। तो अगर बोरॉन का एटॉमिक रेडियस 85 पिकोमीटर है, तो एल्यूमिनियम का 143 पिकोमीटर्स है, गैलियम का
135 पिकोमीटर्स है और इंडियम का 167 पिकोमीटर्स है और थैलियम का 170 पिकोमीटर्स है. कैन यू गेट इट नाउ? Can you get it? This belongs to second period, तो इसका atomic radius ये होना चाहिए 9a0, 9 times बढ़ना चाहिए. इसका atomic radius 16 times बढ़ना चाहिए. ये 25 times बढ़ना चाहिए. ये 36a0 times बढ़ना चाहिए. But do you think it is increasing 36 times? No. The reason now, can you follow now? Yes, ma'am. इतना कम decrease क्यों आया? Negligible decrease क्यों आया? What is the reason for negligible decrease? Lanthanide contract. Yes. Can you follow this? अब clear हुआ? negligible increase. Sorry, negligible increase. That is due to lanthanide contraction. Can you get it now? Yes, ma'am. ठीक है. और यहाँ पर ये decrease क्यों आया? Transition. क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा हाई वे में, जितना छोटा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा हाई वे में काम करेगा ना, हाई इफेक्ट होगा. Yes. Now मैम did you प्रीवियस पे दिखा दीजिए. ये यस मैम. यस मैम हो गया. ठीक है. अब पूरी बात क्लियर हुई? Yes. अब तो क्लियर हो गया ना? यस मैम. ठीक है. तो मतलब इंक्रीज तो आ जाता है, मतलब इंडियम से बड़ा थैलियम हो जाता है, लेकिन इफेक्टिव इंक्रीज नहीं आता है. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ओके. सो तो ये हमारा इसमें तुम्हारा मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो वाला पार्ट फिनिश होता है. मतलब अगर मैं तुम्हें जैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का बताऊं, तो ग्रुप 2 में जैसे बेरिलियम जो है, मैं एक रफ टाइप से डेटा ले रही हूँ, तो वो 900 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दिया हुआ है, रेडियस का नहीं दिया है कहीं से. इफ यू सी इन योर बुक्स, मतलब ये सब लिखा होगा, एनसीईआरटी बुक में तो दिया ही है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. तो यहाँ पर जैसे ग्रुप 2 में देखोगे तुम जाकर के अब घर पे अपनी बुक से चेक करना, तो वहां देखोगे कि स्ट्रॉन्शियम और बेरियम में बहुत ज्यादा इंक्रीज दिख रहा होगा, यहाँ पे निग्लेजिबल है. ठीक है. फाइन. अब करें आगे, करें आगे. यस मैम. ठीक है. सो सी इसमें एक और एक्सेप्शन है हैफनियम और जिरकोनियम का, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये मेजर कह सकते हो. अदरवाइज डी ब्लॉक में भी पूछा जाता है, तो बहुत सारी चीजें अभी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन अभी हम मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो तुम जैसे 12th में डी ब्लॉक के क्वेश्चंस करोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कर करके एक चैप्टर है उसमें करेंगे, तो उसमें भी डिस्कस करेंगे. तो अभी मैं उस पार्ट को छोड़ रही हूँ, बट इतना पार्ट जितना तुमको करा दिया इससे इतना है कि 90-95% क्वेश्चंस हो जाएंगे. अगर मैंने सारे एक्सेप्शंस एक ही दिन पढ़ाने स्टार्ट कर दिए जो कहीं ना कहीं चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं और उनको हमें पकड़ के लाना है और उनको एक साथ कलेक्ट करना है, तो अगर एक ही चीज एक ही दिन में करा दिया तो शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाए, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फैक्ट. तो इसलिए सिलेबस भी थोड़ा कंप्लीट कराने के लिए जितने मेजर एक्सेप्शंस की जरूरत है वो मैंने तुम्हें करा दिया. ठीक है. मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे. आई एम नॉट स्किपिंग दैट पार्ट, सो वील डू इट. बट थोड़ा सा मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल से तुम और थोड़े फेमिलियर हो जाओ तब हम करेंगे. तो अब इसमें सेकंड पीरियोडिसिटी आफ्टर एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस कम्स इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी. Ionization energy. Can you give me the definition? Amount of energy required to withdraw an electron from an isolated atom. Yes.
ओके, so what is ionization energy? That means तुम उसको आयन में बना रहे हो. आयन में कैसे बनाओगे? इलेक्ट्रॉन को निकाल करके. So what is the definition? The energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, काम करवा रहे हो? काम कर रहे, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? है ना? So this process is an endothermic process, क्योंकि हम काम करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो काम करते हैं. So that means it requires heat. ओके, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. सो अब इस डेफिनेशन में देखो, वैसे तो सिंपल है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अगर तुमने ये डेफिनेशन में ये नहीं ऐड किया तो माइट बी योर स्कूल टीचर में डिडक्ट योर मार्क्स. ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी होल डेफिनेशन. मतलब एटलीस्ट आईआईटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो इसी से ही क्वेश्चन बना देते हैं. ठीक है, अब क्या है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम वाली चीज, वो हम लोग करते हैं. तो इसको पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू नो एनर्जी के दो यूनिट्स होते हैं, एक तो जूल वाला और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ना. Yes, ma'am. तो वोल्ट में अगर कोई चीज, वोल्ट क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि नहीं होता है? तो अगर उसी चीज को तुम पोटेंशियल में एक्सप्रेस करोगे तो हम उसको, मतलब वोल्ट्स में एक्सप्रेस करोगे तो हम उसे पोटेंशियल बोल देंगे. तो इफ यू रिमेम्बर, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इफ यू कैन रिकॉल. प्लस 13.6 Z². यस, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम याद करो. Yes, ma'am. ठीक है. Yes. तो अभी अगर हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम, तो यहाँ पर देखो यूनिट हम लोग वोल्ट्स यूज कर रहे हैं. वोल्ट मतलब पोटेंशियल. तो अब खुद से बताओ, इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार यूनिट्स को पोटेंशियल के फॉर्म में भी यूज करते हैं. इज इट फाइन? शैल आई मूव फर्दर? देखो, Yes, समझ ma'am. गया तो मैं आगे बताऊं? यस मैम. चलो ठीक है. तो देखो, व्हाट डज दिस लाइन मीन? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने को किस तरीके से मिलते हैं नेचर में? एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म. नॉट ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म में. नोबल एलिमेंट्स तो हमें फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं ना. यस मैम. हैलोजेंस की काफी एलिमेंट या फिर फ्री फॉर्म में. कंबाइंड फॉर्म का मतलब है दे विल बी लाइक पॉलीएटॉमिक, मतलब प्योर एलिमेंट अगर होगा तो दे विल बी पॉलीएटॉमिक. और फ्री फॉर्म का मतलब है दे कैन बी फाउंड इन मोनोएटॉमिक फॉर्म. Isn't it? अब पॉलीएटॉमिक में, जैसे कि डायएटॉमिक फॉर्म में जनरली कौन एग्जिस्ट करते हैं? नॉन मेटल्स. जैसे कि तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं. बट ऑल ऑफ देम आर व्हाट? सॉलिड, लिक्विड और गैस? टेल मी. Yes. गैसियस. और मोनोटॉमिक में कौन एग्जिस्ट करते हैं? जनरली मेटल्स, जैसे आयरन, Solids. क्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. बट दे आर जनरली व्हाट? Solid. सॉलिड्स. होता है ऐसा कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब इसको, मतलब देखो, जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो यहाँ पर देखो, जो सोडियम, आयरन, क्रोमियम है, ये ऑलरेडी आइसोलेटेड है कि नहीं है? टेल मी. दे Yes, आर ma'am. आइसोलेटेड क्योंकि किसी और से अटैच नहीं है, तो अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं? Monoatomic. ठीक है, दे आर ऑलरेडी आइसोलेटेड. बट हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि दे शुड बी गैसियस ऑल्सो. गैसियस क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो
हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स से ओवरकम होना चाहिए, और सबसे इजीली किस मतलब एक पकड़ के लाना किस में इजी होता है? गैस में इजी होता है कि नहीं होता है? गैस में मैम, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा। पुल कम होगा, तो आइसोलेटेड तो है बट नॉट गैसियस। हम क्या करेंगे, इन्हें पहले गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए तो सोडियम को हम उसको गैसियस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। गैसियस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये ऑलरेडी आइसोलेट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी यहाँ लगेगी उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? इन केमिस्ट्री एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ सिंबल डेल्टा एच, ठीक है। तो यहाँ पे एंथैल्पी कौन सी लगेगी? एक प्रोसेस को क्या बोलते हो कन्वर्टिंग अ सॉलिड टू गैसियस? Sublimation. Okay, so that's what this energy. And then now see, it is isolated, it is gaseous. So according to the definition, हम क्या करेंगे? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और ये तो हम ये नहीं बोलेंगे हमने ये भी काम किया और ये भी काम किया तो ये टोटल आयनाइजेशन एनर्जी है। नहीं, हमारा काम क्या है? सिर्फ ये है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। मतलब कोई और हमारे को आइसोलेट करके देगा, गैसियस में बना के देगा, हम सिर्फ ये करेंगे। हमारा काम सिर्फ ये है, आप हमें आइसोलेट करके दो, हम इसको नहीं काउंट करेंगे। दिस हैज टू बी डन बाय सम अदर पर्सन। लाइक तुमने जैसे कार की फैक्ट्री है, कार की फैक्ट्री है तो क्या होता है? कोई गियर्स बनाता है, कोई बॉडी बनाता है, फिर कोई असेंबलिंग करता है ना उसकी, तो ये काम कोई और करके देगा, हम सिर्फ इतना करेंगे। आप आइसोलेट करके दो, आप गैसेस बना के दो, हमारा काम इतना है। कैन यू फॉलो? ये वाला पार्ट फिर से देखो तुम ऐसे तो किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते ना। जैसे सोडियम से निकालना है तो पहले उसको गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब स्टेप 1 ये होगा और स्टेप 2 ये होगा। तो हम स्टेप 1 में जो लगने वाला खर्चा है उसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है? वो तुम्हारी मर्जी है, तुम करके दो, ओके। बट स्टेप 2 में लगने वाली एनर्जी को ही हम काउंट करेंगे एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके। जैसे यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड बाय व्हाट? यहाँ पर क्या होगा? हाँ, तो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड होगा तो हमें तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आइसोलेटेड गैसियस तो है लेकिन आइसोलेटेड नहीं है। See, what is the problem in this case? In polyatomic species, they are gaseous. They exist in gaseous state, but not isolated. तो पहले एक था isolate था but gaseous नहीं था। यहाँ isolated नहीं है but gaseous है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है ना? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी? हमें हाइड्रोजन एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने का मतलब क्या है? उसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। उसको एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ओके। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएट करने के बाद अपने को कितने एटम्स मिल रहे हैं? कितने मिल रहे हैं? 2। बट हम लोग कितने के लिए एक्सप्रेस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी? ओनली फॉर 1 एटम, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? मतलब एक के साथ एक फ्री मिल रहा है तो क्या तुम दो पेन्स का कॉस्ट पे करोगे? एक ही पेन का कॉस्ट पे करोगे ना। अपने फ्रेंड को बोलोगे अच्छा चल एक बुक तू ले ले, एक बुक मैं ले लेता हूँ। विल यू डू इट लाइक दिस और नॉट? Yes. So that becomes divided by 2. Why does it become divided by 2? 2 atoms are. क्योंकि हम सिर्फ एक एटम को ले रहे हैं, हम सिर्फ एक एटम को ले रहे हैं। तो अब हमने इनमें से एक एटम को पकड़ा, उसको उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो जो लगने वाली एनर्जी है उसी को ही हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। ऊपर लगने वाली एनर्जी को नहीं काउंट करेंगे। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes. Someone else has to isolate it and do the other things. I will only do this much. So देखो
हम ये नहीं बोल रहे हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया तो भाई डेफिनेशन गलत है। क्यों? क्योंकि तुम उसमें दो काम और भी करते हो, कभी उसको तोड़ते हो और कभी उसको सबलाइम करते हो। लेकिन जो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है वो ये बोलता है कि फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कोई और आइसोलेट करके देगा, कोई और गैसियस बना के देगा, हम सिर्फ उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ओके, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी? Can you follow this thing? Yes, ma'am. Yes. Okay. Fine now? Are you fine now with this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, ओके, तो ये बहुत मेजर चेंज है। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑन व्हिच आयनाइजेशन पोटेंशियल विल डिपेंड? Z effective and N. सेम वे जैसे हमने अभी किया था वैसे ही काम करेगा। तो सबसे पहले वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट या डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगा तो देयर विल बी लेसर effective nuclear charge. Will it be easier to remove the electron or difficult to remove the electron? Easier to remove that. Easier मतलब कम काम करना पड़ेगा ना? Easier means कम काम करना पड़ेगा? Yes, ma'am. कम काम करना पड़ेगा मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल का फर्क क्या डिफरेंस पड़ जाएगा? It will be lower or higher? Lower. Lower. Okay. And the second factor मतलब देखो atomic radius से inverse related है. Can you say like that? Ionization potential is inversely related to atomic radius. Yes, ma'am. Yes. So now next thing, what it would depend on effect of अगर number of orbit same हो गया तो it will depend on effective nuclear charge. ठीक है, अब effective nuclear charge ज्यादा होगा तो क्या होगा? It will be easier to remove or difficult to remove? Difficult. Difficult. So difficult to remove means ionization potential will be directly proportional. और किस पे डिपेंड करेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग? It will depend on स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या आता है? एक्सपेंशन आता है या कॉन्ट्रैक्शन आता है? Expansion आता है। एक्सपेंशन आता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है? कम होता है या ज्यादा होता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है। कम हो जाता है तो कम एफर्ट लगेगा या ज्यादा एफर्ट लगेगा? कम एफर्ट लगेगा। कम एफर्ट लगेगा। So see, ionization potential will be like this. And one major factor on which ionization potential really depends on, you know, extra stable. Yes, extra stability of whom? Of whom? Of fully filled and half filled. देखो तीन ऊपर वाले जो फैक्टर्स हैं वो तो तुम एटॉमिक रेडियस से रिलेट कर पा रहे हो। उसमें मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत है? कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हमने किया ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो मेजर जो आ रहा है फर्क वो यहाँ पे सबसे ज्यादा फर्क कर रहा है। ये मुझे नई चीज तुम्हें बतानी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव। सो सी योरसेल्फ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एटॉमिक रेडियस is indirectly related to effective nuclear charge and it is indirectly related to ionization potential. So tell me yourself, if I move top to bottom, in general, what will happen to ionization potential? Decrease. It will decrease by ionization potential. Atomic radius बढ़ेगा, or you can say due to the addition of extra energy
level, effective nuclear charge will decrease because distance from the nucleus will increase. Distance from nucleus increases, ठीक है, and effective nuclear charge decreases. हमें कम परेशानी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इसीलिए सोडियम फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। या फिर याद करो जितने भी लश्चरस मेटल्स हैं, जितने भी लश्चरस मेटल्स हैं, वो सबका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, वो नीचे के पीरियड्स में लाई कर रहे हैं ज्यादातर। कैन यू रिलेट टू इट? कैन यू रिलेट टू इट? व्हाई? बिकॉज देखो, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उनका इलेक्ट्रॉन हल्की सी एनर्जी में भी निकल आता है। तो हल्की एनर्जी में भी निकलने का मतलब क्या हो जाएगा, वो अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, and when they come back to the lower energy level they emit energy which comes out in the form of yellow color, white color अपने को दिखने लगता है। गोल्ड, प्लैटिनम देखो सब हाई पीरियड्स में लाई कर रहे हैं कि नहीं? Yes. हाई पीरियड मींस लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो नॉर्मल लाइट भी उनको एक्साइट कर देती है। कैन यू फॉलो? मैम वो लास्ट पॉइंट क्या था? क्या लास्ट पार्ट? मैम लास्ट स्लाइड में जो पॉइंट लिखा था, लास्ट स्लाइड में क्या लिखा था? देखो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड। मैम इस पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है? अभी करते हैं ना बेटा, करवा रही हूँ अभी मैंने भी बोला था इन तीनों में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, और उसको पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ, फिर लास्ट वाला मैं बाद में करवाती हूँ। ओके? Yes, ये तीनों तो मैम एटॉमिक रेडियस सोडियम से रिलेटेड है ना, yes मैम। इसलिए उनको पहले हल्का सा एक्सप्लेन कर। मैम सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है मतलब ज्यादा? किससे कम की बात करो? लिथियम से तो कम है, लेकिन पोटेशियम से ज्यादा है। तो मैम सोडियम रिएक्टिव क्यों होता है इतना? बेटा और भी रीजंस होते हैं ना, ओके बट एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जल्दी से देने को तैयार हो जाता है। ओके ओके? नाउ फाइन। Yes. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, so check from here, let's do it. So if I move from left to right, so again tell me ionization potential पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? सोच के बोलो। मैम इंक्रीज। Increases. Will increase, Increase. ठीक है? Yes, it will increase. So it will ionization potential should increase. Okay, why it should increase? Why Ma'am, it should because increase? Radius decrease. Effective nucleus. Yes, because effective nuclear charge also Increases. Can you follow? Can you follow? Yes. मैम Yes. मैम जनरली अपन लोग आयनाइजेशन एनर्जी को 0 डिग्री केल्विन में नापते हैं, लेकिन अगर मैम अगर कोई टेम्परेचर हो तो कैसे करते हैं? So it will become easier to remove the electron क्योंकि एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी ना उसकी। ठीक है, मैम और टेम्परेचर डिपेंडेंसी अभी बेटा गैसियस स्टेट में आएगी तब करेंगे। यस मैम। ठीक है, अभी हम नॉर्मल कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम नॉर्मल चीजें कर रहे हैं। ओके, सो नाउ सी, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, दे विल इंक्रीज बट दिस इंक्रीजेस नॉट रेगुलर। ये ध्यान रखना, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी नॉट रेगुलर का मीनिंग। ठीक है, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट क्लास में इंक्रीज करेंगे ये नॉट रेगुलर। ओके, सो सी व्हाट हैपेंस। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि
अगर मैं तुमको बोलूं कि टेल मी व्हाट विल बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, मतलब अरेंज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है, जैसे सोडियम को, लिथियम को, पोटेशियम को, सीजियम को, रुबिडियम को अरेंज करना है इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑर्डर. तो हाउ विल यू अरेंज देम? हाउ विल यू अरेंज देम? सी, इससे सबसे मुश्किल होगा निकालना, फिर किससे मुश्किल होगा निकालना, बोलो? Potassium, then rubidium, then cesium. Will this be the order for group 1 elements? Yes, ma'am. ऐसे ग्रुप 2 का लिखना हो तो ग्रुप 2 का कैसे लिखोगे? ये तो हो गया ग्रुप 1 का. तो ग्रुप 2 का लिखना हो तो कैसे लिखोगे? बेरिलियम का ज्यादा होगा, बोरॉन, सॉरी, बेरिलियम का ज्यादा होगा, देन मैग्नीशियम का होगा, देन कैल्शियम का, देन स्ट्रोंशियम का, देन बेरियम का, ऐसे होगा. Do you agree? Do you agree? Do you people agree for group 2 as well? Are you connected? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are there. तो अभी बोलो ग्रुप 3 एक्सेप्शनल है कि नहीं है? Yes, ma'am. तो अब वहां पे Yes, ma'am. देखते हैं क्या होगा. हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन Pl, and this is group 13. So tell me yourself what should be the order. इसका atomic number है 5, 5 plus 3, 5 plus 8, then 18. इसका कितना होना चाहिए? 32 ऐड कर लेना, so 87 या 85 कुछ आता है, और ऐसे चेक करो. ठीक है, तो टेल मी योरसेल्फ. और एटॉमिक रेडियस अभी मैंने तुम्हें सिखाए थे, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख के बताया था ताकि तुम इसको रिलेट कर पाओ. तो देखो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, 143 एंड ये वो. तो एक तरीके से देखो इन तीनों के एटॉमिक रेडियस तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, बट जब एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम है तो हु इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर? इन तीन चारों के एटॉमिक रेडियस तो अप्रोक्सीमेटली सेम है. सो देन इफ एटॉमिक रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली सेम, हु बिकम्स द डिटरमाइनिंग फैक्टर? Effective nuclear charge. तो Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव किसका ज्यादा आएगा? मैम टेल्यूरियम. यस. सो अगर हमें ग्रुप 13 का ऑर्डर लिखना आएगा तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा बोरॉन का होता है, देन इट इज Tl. ओके, बिकॉज उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और साइज लगभग बराबर है. देन इट इज गैलियम. कैन यू फॉलो दिस? यस मैम. ठीक है, क्यों ये चेंज आया? कैन यू रिलेट टू इट? यस. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो गया है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है. मतलब डिस्टेंस उतना है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है. ओके, ठीक है. तो ये ग्रुप 13 में एटॉमिक रेडियस में आया ही आया है, तो ऑब्वियसली इसका फर्क यहाँ पर भी हमें पूरा देखने को मिलता है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, you will be seeing the whole effect in this also. Okay, so the reason over here, did you get it? High effective nuclear charge, but जो atomic radius है वो approximately same रह गया. Fine. यस कोई मैम. प्रॉब्लम फील हो रही है यहाँ पे? नो मैम. ठीक है, तो फिर उसके बाद किसका? गैलियम का. फिर उसके बाद किसका? एज यूजुअल एल्यूमिनियम एंड इंडियम. तो ये दोनों Indium. आगे क्यों भाग गए? ये दोनों आगे क्यों भाग गए हैं? क्यों भाग गए हैं? Yes, one because of lanthanide contraction and one because of transition contraction. This is transition contraction. Can you follow now? Yes.
ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा हमारे लिए। ओके फॉर नाउ, ओके फॉर नाउ। Yes, ma'am. ठीक है, Yes. ऐसे ही ग्रुप 14 में अब थोड़ा बहुत तो इसका फर्क आएगा ना। ग्रुप 14 पे भी जो ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आया है, ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आया है, तो ग्रुप 14 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, सो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? इससे निकालना मुश्किल होना चाहिए, फिर इससे निकालना मुश्किल होना चाहिए, फिर इससे निकालना मुश्किल होना चाहिए। लेकिन टिन और लेड में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, दैट इज द रीजन ये जो ऑर्डर है जस्ट रिवर्स हो जाता है। दिस हैपेंस ड्यू टू लैंथेनाइट। एटॉमिक रेडियस पे नहीं आ पाता है, वहां पे इंक्रीज दिखता है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं आ पाता है, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल पे थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। और ट्रांजिशन कहीं नहीं आएगा, सिर्फ ग्रुप 13 और 14 में आएगा। ठीक है, हाँ बोलो। यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पे नहीं आया क्योंकि गैलियम पे पी, मतलब गैलियम से पहले 3D सीरीज आई, फिर इलेक्ट्रॉन 4p1 में एंटर किया, फिर 4p2 में एंटर किया। तो 4p2 में एंटर करने का मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव शील्डिंग हो गई कि नहीं हुई? इफेक्टिव शील्डिंग हो गई कि नहीं हो गई? ये तुमको पहले भी बताया था। इफेक्टिव शील्डिंग हो गई तो यहाँ पे फिर एक्सपेंशन आ गया, लेकिन जो ये एक्सपेंशन है ये इतना ज्यादा नहीं आएगा। जैसे अगर हम बेरिलियम ग्रुप 2 में देखेंगे तो अगर वो उसका एटॉमिक रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो इंक्रीज है, अगर ये 160 होगा तो ये 168 हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आ जाएगा। बट इफेक्टिव शील्डिंग आने की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज ही रहता है। तो एटॉमिक रेडियस में फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसका ऑर्डर मुझे एटॉमिक रेडियस का लिखने को बोला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से मैंने तुम्हें एटॉमिक रेडियस के टाइम पे नहीं पढ़ाया इसे। कैन यू गेट इट? अगर फर्क पड़ रहा होता तो वहां पे भी पढ़ाते ना। अगर फर्क पड़ रहा होता तो वहां पे पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? अरे बोलो भाई। Yes, ma'am. ठीक है, so over here you can say there is negligible increase because of lanthanide contraction, and because there is negligible increase ionization potential में वो दिखने लगती है। Now is it fine? Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Can you get it? So let us keep it till Yes. here for today. I will continue ionization potential in the next class as well. Thank you, ma'am. चलो ठीक Thank है। you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.